हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम BEGC 132 के फर्स्ट ब्लॉक प्लूरैलिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे, दैट इज प्रोपोजिशंस बाय सुजीत मुखर्जी। ओके, एंड ये इसका पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर सुजीत मुखर्जी एंड सम एक्सेप्ट्स फ्रॉम सुजीत मुखर्जी प्रोपोजिशंस कवर करेंगे, ये तीनों पार्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स है जिसमें हम 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे। फर्स्ट है कि क्यों सुजीत मुखर्जी चाहते हैं एक नया मेथड, एक नया सिस्टम ऑफ मेथड भारतीय साहित्यिक इतिहास को लिखने के लिए, इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री को लिखने के लिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि हम नए मेथडोलॉजी समझेंगे, इंडियन लैंग्वेजेस को जानेंगे, उनके लिटरेरी ट्रेडिशन को समझेंगे एंड जो भी इंडियन लैंग्वेजेस का जो म्यूचुअल इन्फ्लुएंसेस है एक दूसरे के ऊपर वो देखेंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि हम एक सिंगल इंडियन लिटरेरी कल्चर को डिस्कवर करेंगे बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर्स में। तो नाउ इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, जितने भी आपके एमिनेंट स्कॉलर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, वो हमेशा से इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते आ रहे हैं। जो भी स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है इंडियन लिटरेरी स्टडीज़ के साथ, जो भी सौतेलीपन वाला व्यवहार किया जा रहा है इंडियन लिटरेरी स्टडीज़ के साथ, ट्रेडिशंस के साथ, वो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। किसके कंपैरिजन में? वेस्टर्न लिटरेचर और कल्चरल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस चीज़ मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है इंडियन लिटरेचर के साथ या फिर इंडियन लिटरेरी स्टडीज़ के साथ, तो इसके 4 रीज़न सामने आए हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका द कॉलोनियल हैंगओवर। ठीक है, जो भी कॉलोनियल हैंगओवर है वो क्या किया है, वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दे दिया है, वेस्टर्न कल्चर के थोड़ा सा प्यार आगे आ गया है एंड एक कंटिन्यूशन बन गया है इंग्लिश स्टडी का, जिसके कारण से जो इंडियन कल्चर है एंड जो लिटरेचर है उसको निगलेक्ट करना पड़ रहा है, वो थोड़ा थोड़ा निगलेक्ट होते जा रहा है धीरे धीरे। सेकेंड क्या है आपका, जो मॉडर्निटी का एम्फेसिस है ना, जो भी ये मॉडर्निटी का जो एम्फेसिस है वो क्या किया है, इंडियन लिटरेचर का जो इम्पोर्टेंस था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है एंड वो सिर्फ अब एक एंशिएंट ट्रेडिशन बन के रह गया है, एक एंटी मॉडर्न ट्रेडिशन बन के रह गया है। थर्ड क्या है आपका, जो प्रिंट टेक्नोलॉजी की शुरुआत, जो भी प्रिंट टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई है उसके कारण से जो भी रिटन टेक्स्ट है, हालांकि ज़्यादातर जो आपके वेस्टर्न कल्चर है या फिर बोला जाए जो वेस्टर्न आपके लिटरेचर है वो रिटन होते हैं, आपकी इंडियन लिटरेचर ही ओरल ट्रेडिशन में आते हैं। तो जितने भी वेस्टर्न हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है इस कारण से, एंड जिसके कारण से जो इंडियन ओरल लिटरेरी ट्रेडिशन है जिसमें कि आपका फोक ट्रेडिशन आ गया, ट्राइबल लिटरेचर आ गया, ये सब धीरे धीरे घटते जा रही है, कम होते जा रही है, इनकी जो प्रिविलेजनेस है वो कम होते जा रही है। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, जो एप्लीकेशंस वेस्टर्न लिटरेरी कैनॉन्स के वो आपके एप्लीकेबल नहीं है इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन में। नाउ देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनालिसिस ऑफ द पॉइंट लिस्टेड इन द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने जो 4 पॉइंट्स पढ़ी हैं उनकी एनालिसिस यहाँ पे बताई जा रही है। तो कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपके इंडियन लिटरेरी एंड कल्चर ट्रेडिशन के डिफेंस में कही गई है, जो भी चीज़ें कही गई है वो गलत नहीं है, वो सही है, बट उसे थोड़ा टोन डाउन करने की ज़रूरत है एक वाइड रेंज के साथ, मतलब उसे और अच्छे तरीके से और अच्छे इफेक्टिव तरीके से लाने की ज़रूरत है एक लिबरल अप्रोच के साथ, जिसमें आपकी फीलिंग ऑफ प्लूरलिज्म के साथ, मतलब जो भी अनेकता वाली जो फीलिंग आती है ना। देखो, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है एंड इसी डाइवर्सिटी में हमारे इसी डाइवर्सिटी में यूनिटी भी है। ये पढ़ते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बस वही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, ये चीज़ सही नहीं है कि जितनी भी मॉडर्न एंड वेस्टर्न चीज़ें हैं वो अनएक्सेप्टेबल है, जितनी भी मॉडर्न एंड वेस्टर्न लिटरेरी एंड कल्चर ट्रेडिशन है वो अनएक्सेप्टेबल है, एंड जितने भी पास्ट एंड इंडिजिनियस है, मतलब जो स्वदेशी हैं वो सही है, ये उतना सही नहीं है। अब हर ट्रेडिशन के, हर लिटरेरी कल्चर के अपने खुद के अलग फ़ायदे हैं, अपने खुद के अलग ट्रेडिशन है, एंड दोनों ट्रेडिशन को साथ साथ पढ़ना ये हमारे अंडरस्टैंडिंग को इनरिच करता है, बिना किसी एक ट्रेडिशन को ज़्यादा वैल्यू दिए व ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए। तो देखो, रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी बुक में, अपनी पोएम में द बलाद ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, उसमें एक फेमस फ्रेज लिखा था, ओ ईस्ट इज़ ईस्ट एंड वेस्ट इज़ वेस्ट एंड नेवर द ट्वेन शैल मीट। इसका मतलब ये है कि देखो, ईस्ट अपनी जगह है, वेस्ट अपनी जगह है, बट जब आमने सामने 2 स्ट्रॉन्ग मैन फेस टू फेस खड़े हो तो फिर क्या ईस्ट रह जाएगा एंड क्या वेस्ट रह जाएगा। कहने का सेंस बस इतना सा है, सॉल्यूशन बस इतना सा निकलता है कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वेस्टर्न ट्रेडिशन में या फिर इंडियन ट्रेडिशन में एक दूसरे के अगेंस्ट में, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ट्रेडिशन
आइदर और में डिस्क्राइब नहीं होते, या तो ये में डिस्क्राइब नहीं होते, ये दोनों ट्रेडिशन और में डिस्क्राइब होते हैं एंड में, मतलब ये भी एंड ये भी, दोनों चीज़, दोनों इंक्लूसिव हैं। देखो, ओरल ट्रेडिशन एंड जो रिटर्न टेक्स्ट है वो दो डिफरेंट जॉनर्स हैं। जब भी हम वर्ड सुनते हैं लिटरेचर, तो हम उसे नॉर्मली बुक्स के साथ एसोसिएट करते हैं, रिटन वर्ड के साथ एसोसिएट करते हैं। लेकिन तो देखो, राइटिंग के डेवलप होने से पहले लोग क्या करते थे, स्टोरी सुनाते थे, एंड उस समय स्टोरी टेलिंग का ट्रेडिशन चलता था, ओरल स्टोरी टेलिंग का ट्रेडिशन। जनरेशन टू जनरेशन लोग एक दूसरे को स्टोरी सुनाते थे, एंड ये सारी चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती थी ओरल ट्रेडिशन के थ्रू। बहुत सारे क्लासिक वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर जैसे कि द इलियाद, द रामायण एंड द महाभारत, ये सारे भी पास डाउन हुए हैं ओरली, ठीक है ना। स्टार्टिंग में क्या होता था, देखो अर्लियर प्रोसेस जो होता था ट्रांसमिटिंग का, जितने भी एपिक्स थे, ये सारे जितने भी एपिक्स थे या फिर बोला जाए जितने भी लिटरेरी चीज़ें थे, उनका जो ट्रांसमिशन होता था ओरली, यही था हमारा ओरल ट्रेडिशन। एंड इसी ओरल ट्रेडिशन को प्रिजर्व किया गया है आज के डेट में आपके रिटर्न टेक्स्ट में, ठीक है। देखो यहाँ पे एक अनदर एग्जाम्पल है जहाँ पे दो डिफरेंट जॉनर्स एक दूसरे की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को इंरिच कर रहे हैं। कैसे? वाल्मीकि का रामायण आपके ओरल ट्रेडिशन में था, इंस्पायरिंग एंड पॉइंगेंट था, ठीक है। उसी तरीके से जो तुलसीदास का रामचरितमानस था वो हिंदी एंड अवधि में कंपोज किया गया था, एंड राजगोपालाचारी का रामायण आपके मॉडर्न इंग्लिश में कंपोज किया गया था। आज के डेट में हमारे पास एक नहीं, बहुत सारे रामायणास हैं, ठीक है। अपने सारे रामायणास अपने खुद के ओन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से बने हुए, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से रिलेटेड हैं। बहुत सारे पोइट्स हैं जैसे कि कामबन, कृतिभाषा, तुलसीदास, एकनाथ, है ना, ये सारे ने कंपोज किया गया है। इन सारों ने कंपोज किया गया, जो रामायण की स्टोरी है उसको रिटेल की गई अपने ओन लैंग्वेज में विथ एग्जाम्पल्स जो कि उन्होंने अपने लोकल कल्चर से लिए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वाल्मीकि के जो रामायण थे, मतलब वाल्मीकि को आदि कवि बोला जाता है एज अ फर्स्ट पोएट, उनके जो रामायण थे उनको एक होमेज थी, उनकी एक श्रद्धा थी, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से ये जो ओरल ट्रेडिशन था वो धीरे धीरे इंडियन सोसाइटी में बढ़ते गया, एंड ये ट्रेडिशन आज के डेट में प्रिजर्व किया जाता है रिटर्न टेक्स्ट के फॉर्म में। यहाँ पे एक्टिविटी 1 है जहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्जन्स ऑफ रामायण एंड महाभारत हैव यू कम अक्रॉस in the written oral performative form? Do you notice any changes from the original story? Make a note of what you think are different, whether in terms of characterization or narrative. तो बोला जा रहा है कि आपने कभी नोटिस किया, मतलब कितने फॉर्म है अलग अलग रामायण के, महाभारत के, क्या आपने कभी उनकी ओरिजिनल स्टोरी के साथ कुछ डिफरेंसेस नोटिस किए हैं? क्या क्या डिफरेंसेस नोटिस किए हैं उसको आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। नाउ अब देखते हैं वेस्टर्न लिटरेरी कैनन क्या होता है। देखो वेस्टर्न लिटरेरी कैनन रिलेटेड है आपके लिटरेचर से। जो भी वेस्टर्न लिटरेचर है, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक एंड वेस्टर्न आर्ट से हट करके जो भी वेस्टर्न लिटरेचर है उससे रिलेटेड है आपके वेस्टर्न कैनन। नाउ देखो यहाँ पे ये जो हाई कल्चर वर्ड है ये क्या बता रहा है, यहाँ पे देखो वेस्टर्न कंटेक्स्ट में देखो जो भी आर्टिस्टिक चीज़ें, लिटरेरी चीज़ें आपके वेस्टर्न कंटेक्स्ट में एरिस्टोक्रेटिक क्लास या फिर जो लिटरेट क्लास से बिलोंग करती है वो आपके हाई कल्चर कहलाती है, ठीक है। देखो ब्रॉडली अगर स्पीकिंग किया जाए तो ये रिप्रेजेंट करती है एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो कि पुराने समय से चली आ रही है, एंशिएंट टाइम से चली आ रही है अभी तक। हाई कल्चर आपकी वो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को रिफ़र करती है जो कि हाई क्लास सोसाइटी लोग यूज़ करते हैं, रेदर देन आपके नॉर्मल ग्रुप जो कि कॉमन पीपल होते हैं ना, उनका कल्चर छोड़ करके जो भी हाई क्लास सोसाइटी है, जो उनका डिफरेंट कल्चर है अपने टेक्स्ट के लिए, अपने लिटरेचर के लिए, अपने कल्चर के लिए, वो आपके हाई कल्चर कहलाती है, ठीक है। ये जो वर्ड है कैनन, एक्चुअली ये एक तरीके का मेजरिंग रॉड है, मतलब इसका मतलब है कि क्वालिटी को जज करना, टेस्ट करना, किसी भी लिटरेरी वर्क की क्वालिटी को टेस्ट करना, जज करना। क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो वेस्ट से बहुत डिफरेंस है, इसीलिए ये असंभव है कि हम अपने इंडियन लिटरेचर को वेस्टर्न कैनॉन्स के अकॉर्डिंगली जज करें, उसे टेस्ट करें। नाउ सुजीत मुखर्जी की जो ऐसे है प्रोपोजिशंस, ये एक अटेम्प्ट है कि वो डिफरेंट लिटरेरी हिस्ट्री को लिख पाए अदर देन आपके क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव ऑफ इंग्लिश, जो भी वेस्टर्न इंग्लिश का जो लिटरेचर उससे हट करके, एंड रीडर को ये अवेयर करवा पाए डिफरेंस बिटवीन, मतलब रीडर को डिफरेंस बता पाए दो लिटरेरी ट्रेडिशन के बीच में, एंड एक नया मेथड, एक नया मेथडोलॉजी, एक नया प्रिंसिपल वो निकाल पाए इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री को लिखने के लिए। एक्टिविटी 2 है जहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट हाई कल्चर फ्रॉम पॉपुलर कल्चर इन इंडिया, गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम ईच ऑफ देम।
तो आप किस तरीके से इंडिया में हाई कल्चर को पॉपुलर कल्चर से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, 2 एग्जांपल्स आपको इसमें देने हैं। नाउ अबाउट द ऑथर देखते हैं सुजीत मुखर्जी। तो सुजीत मुखर्जी 1930 से 2003 तक थे। ये एक राइटर थे, क्रिटिक थे, पब्लिशर थे एंड एक ट्रांसलेटर थे। ठीक है, इन्होंने अपना एकेडमिक राइटिंग मेनली इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली दिया एंड जो अपना नॉन एकेडमिक राइटिंग था उसमें उन्होंने 6 बुक्स लिखे हैं क्रिकेट के ऊपर, जिसमें से बहुत फेमस है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन क्रिकेटर। एंड ये जो बुक है ये एक्चुअली बुक है क्रिकेट के लव के बारे में, मतलब द लव ऑफ द क्रिकेट होता है ना, मतलब क्रिकेट से जो प्यार, रोमांस ऑफ द क्रिकेट प्लेड, है ना, ये सारी चीज़ के बारे में लिखा है। एंड किस तरीके से ये जो क्रिकेट है वो फेमस हुआ था कंट्री में। ये उन्होंने बुक्स को भी ट्रांसलेट किए हैं बांग्ला टू इंग्लिश, जैसे कि टैगोर्स की गोरा बुक, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गोरा बुक थी उनको, एंड बुद्ध देव की जो महाभारत कथा थी उनको उन्होंने बांग्ला टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया था एंड उनका नाम रखा था द बुक ऑफ युधिष्ठिर। एज अ क्रिटिक उन्होंने 2 बुक पे काम किया है, ट्रांसलेशन एज डिस्कवरी एंड ट्रांसलेशन एज रिकवरी। उनकी और भी बुक्स है जैसे कि द ट्रेडिशन ऑफ एंग्लो इंडियन फिक्शन एंड टुवार्ड्स द लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रिब्यूट दी गई है सुजीत की क्वालिटी पे, जो कि उनके स्टूडेंट्स के द्वारा दी गई है ऑस्ट्रेलिया के, एंड इसको कोटेड किया गया है प्रोफेसर सच्चिदानंद मूर्ति के द्वारा। They told me you were dead. They brought me bitter news to hear and bitter tears to shed. I was as I remembered how often you and I had tied the sand with talking and sent him down the sky. तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप डेथ हो चुके हो, मर गए हो, है ना, एंड ये चीज़ एक बिटर न्यूज़ लिख करके आई एंड जिसके कारण से जो बिटर आंसू थे वो निकले। एंड मुझे अभी भी याद है वो समय जब हम लोग घंटों बातें करते थे एंड जो सूरज था आसमान में, जो सन थी, उसे हम बांध के रखते थे एंड जब हमारी बातें खत्म हो जाती तभी हम उसे बोलते थे ठीक है तुम आसमान में चले जाओ। तो ये एक बेस्ट ट्रिब्यूट था उनके स्टूडेंट्स के द्वारा जो कि उनको दिया गया था। नाउ अब देखते हैं सम एक्सर्प्ट्स फ्रॉम सुजीत मुखर्जी प्रोपोजिशंस, कुछ एक्सर्प्ट जो कि सुजीत मुखर्जी के प्रोपोजिशंस से लिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, द साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ सेवरल लिटरेरी लैंग्वेज इज प्रोबेबली एज ट्रू ऑफ अवर एंशिएंट लिटरेरी कल्चर एज इट इज ऑफ द मिडल एंड द मॉडर्न फेजेस एंड एनी न्यू मॉडल ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री वी होप टू कंस्ट्रक्ट आउट टू बी एबल टू अकोमोडेट दिस फैक्ट। तो देखो ये क्या कह रहा है, जितने भी लिटरेरी लैंग्वेजेस थे जो कि एंशिएंट लिटरेरी कल्चर या फिर मिडिल या फिर मॉडर्न फेज में निकले थे, उभरे थे, वो साइमल्टेनियस थे, मतलब एक साथ समकालीन थे एंड इसी के अकॉर्डिंगली एक न्यू मॉडल ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री हम होप करते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसी फैक्ट्स के ऊपर। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, राइटिंग अ हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर अप टू अबाउट 12th century इज ईजी एंड as Sanskrit was the predominant language till that time, it is when we extended the review of our literary past down to 20th century, the diachronic strategy seems no longer valid for at least the last 5 centuries when we had no single dominant language of literature, the literary achievements of which we can locate and link in chronicle sequence. तो देखो इसका मतलब क्या है, 12th सेंचुरी तक संस्कृत लिटरेचर की हिस्ट्री लिखना इजी था क्योंकि उस समय तक संस्कृत एक प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज था, बट 20th सेंचुरी तक लिटरेरी पास्ट था, उस समय तक वो एक्सटेंड हो गया था, बढ़ चुका था, जो डोमिनेंसी थी लैंग्वेज की वो एक्सटेंड हो गई थी। एंड जो डायक्रॉनिक स्ट्रैटेजी थी, है ना, जो स्ट्रैटेजी थी लैंग्वेज में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको स्टडी करने की जो स्ट्रैटेजी थी वो लास्ट 5 सेंचुरी तक वैलिड नहीं रही क्योंकि उस समय तक हमारे पास कोई भी एक सिंगल डोमिनेंट लैंग्वेज नहीं बचा था लिटरेचर का। उस समय तक जो भी लिटरेरी अचीवमेंट थे वो एक क्रॉनिकल सीक्वेंसेस में लिंकअप करते गए। जितने भी अचीवमेंट थे उस समय तक कितने लैंग्वेजेस आ चुके थे कि वो एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस में लिंकअप होते गए। नाउ थर्ड क्या है, वी नीड अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम व्यू ऑफ अवर लिटरेरी पास्ट एज द बेसिस ऑफ एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री। हमें अपने लिटरेरी पास्ट के लिए, यहाँ पे देखो लिटरेरी पास्ट है एंड लिटरेरी हिस्ट्री, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। लिटरेरी हिस्ट्री मतलब एक ब्रॉड स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर जिसमें पूरा लिटरेरी हिस्ट्री समाया हो, एंड पास्ट मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो कि पास्ट में हुई हो। तो हमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम चाहिए जिसके कारण से हम एक लिटरेरी पास्ट को व्यू कर पाए, किसके अकॉर्डिंगली, एक लिटरेरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, एक लिटरेरी हिस्ट्री के बेसिस पे। ओके, नाउ
फोर्थ क्या है, वी मस्ट लर्न टू रिकॉग्नाइज अ लिटरेरी कल्चर नॉट मेयरली बाय द लिटरेचर टेक्स्ट कंटेन इन इट बट ऑल्सो एज एन आउटकम ऑफ वेरियस अदर फैक्टर्स ऑपरेटिंग एट द टाइम एंड प्लेसेस। हमें अपने लिटरेरी कल्चर को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ना कि सिर्फ उसके टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली, बट जितने भी आउटकम्स थे उस समय के, उस फैक्टर से रिलेटेड, उस सब के अकॉर्डिंगली। ओके, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वंस वी आर प्रिपेयर टू क्रॉस एंड रिक्रॉस लैंग्वेज बैरियर्स इन सर्च ऑफ पैटर्न ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री, सम preliminary exploration can be undertaken to see what meanings can be read into our literary past by deliberate rearrangement of the available material। तो देखो एक बार अगर हमने डिसाइड कर लिया, प्रिपेयर कर लिया कि हमें सारे लैंग्वेज बैरियर्स को क्रॉस करना है, रिक्रॉस करना है, हमें लिटरेरी हिस्ट्री तक पहुंचना है, ठीक है, जो भी साहित्यिक इतिहास था उस तक पहुंचना है, तो ऐसा बहुत सारा नया एक्सप्लोरेशंस आ सकता है, मतलब बहुत सारी नई चीज़ें मिल सकती है, खोजी जा सकती है, जिसको कि हम अंडरटेकन कर सकते हैं, मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि हाँ ये सारे मीनिंग्स हमारे लिटरेरी पास्ट के अकॉर्डिंगली ऐसा था, या फिर जो जो मटेरियल अवेलेबल है उसको रीअरेंजमेंट करके उस पर हम विचार कर सकते हैं। ओके ना, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, Along with text, authors are a matter of basic concern in literary history. In the history of Indian literature, this concern gets underlined by the fact that texts of unknown authorship as well as authors of undiscovered texts abound in our literary heritage to relate our literary culture to the makers of our literature. ये क्या बता रहा है कि टेक्स्ट के साथ साथ ऑथर्स भी रिलेटेड हैं लिटरेरी हिस्ट्री से, और बोला जाए तो साहित्यिक इतिहास से। इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री या फिर भारतीय साहित्यिक इतिहास में ये रिलेशन टेक्स्ट और ऑथर का माना जाता है। फैक्ट ये है कि टेक्स्ट अननोन ऑथर्स एंड ऑथर्स के अनडिस्क्राइब्ड टेक्स्ट लाजमी है हमारे लिटरेरी हेरिटेज साहित्य विरासत में। ये चीज़ रिलेट करती है लिटरेरी कल्चर को जो लिटरेचर बनाने वाले हैं और उनके साथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, when a text belongs to the language of its composition and an author remains attached to the language of his mastery, a literary form can travel freely from one language to another. Hence, a study of how literary forms have moved around in India will make a वाइबल यूनिट ऑफ एक्सप्लोरेशन फॉर लिटरेरी हिस्ट्री। ये क्या कह रहा है कि देखो पॉइंट ये बता रहा है कि जब कोई भी टेक्स्ट किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करता है जिससे वो कंपोज किया गया, और अगर उस टेक्स्ट का ऑथर भी उस लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, तो एक साहित्यिक शैली या फिर एक लिटरेरी फॉर्म का ट्रांसफर एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में होता है। और किसी तरह का जो साहित्यिक शैली इंडिया में फैली है, इसकी स्टडी साहित्यिक इतिहास भी बताती है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज अ लिटरेरी फॉर्म। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि देखो साहित्यिक शैली से लेकर के साहित्यिक कन्वेंशन, साहित्यिक परंपरा, इनका जो भी प्रेवलेंस होता है या फिर डिक्लाइन होता है, वो क्या होता है, क्लियर हो जाता है जब भी हम उसको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि संस्कृत लैंग्वेज अपने टाइम का एक पावरफुल लैंग्वेज रहा एंड धीरे धीरे वो चेंज होता गया। उसी तरीके से आज के समय में इंग्लिश लैंग्वेज सामने आया है। अगर जो भी कन्वेंशन, परंपरा एक मॉडर्न लैंग्वेज से दूसरे में पास होगी तो वो हमें एक ग्राउंड प्रोवाइड करेगी। ग्राउंड प्रोवाइड करने का मतलब कि इट मीन्स कि सारे लिटरेचर इंडिया के, भारत के सेम लिटरेरी कल्चर से बिलोंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि एक डिफरेंट टाइप का, ये एक अनदर काइंड का कनेक्शन है जो कि ट्रेडिशन बन गया। और ये कैसा ट्रेडिशन है कि मतलब देखो कोई ओरिजिनल लिटरेचर है, ठीक है, कोई भी ओरिजिनल साहित्य है, उससे धीरे धीरे चेंज होते होते नए नए साहित्य बनना, नए नए टेक्स्ट बनना स्टार्ट हो गया। एंड ये जो ट्रेडिशन है, ये लिटरेचर के इंटीग्रेटेड व्यू को और स्ट्रेंथ बनाता है और पावरफुल बनाता है। नाउ the last point is that just as voice or instrument may differ but Indian music retain its identity, similarly the language may differ but need not disturb the entirety that is Indian literature। जैसे कि वॉइस और इंस्ट्रूमेंट डिफर करते हैं लेकिन जो इंडियन म्यूजिक होता है उसकी अपनी ही पहचान है। उसी तरीके से लैंग्वेज डिफर करते हैं लेकिन जो इंडियन लिटरेचर है वो सेम है, वो ओरिजिनल है एंड उसकी अपनी ही एक पहचान है, वो अपनी ही छाप छोड़ जाता है। नाउ यहाँ पे एक्टिविटी 3 है, डू यू थिंक दैट द कंपैरिजन विथ म्यूजिक इज एन एप्ट वन। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। And if you guys really like my video then please like, share and subscribe my channel। एंड अगर कोई भी क्वेरीज हो चैप्टर से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ओके, थैंक यू गाइज।